सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। भूत प्रेतों की दुनिया बहुत ही अजीब होती है। हम कभी ये समझ नहीं पाए और ना ही कभी समझ पाएंगे, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत समझते ज़रूर हैं, मानते भी हैं, लेकिन बाहरी दिखावे के चलते हम इन अंदरूनी शक्तियों को हमेशा से नकारते आए हैं। लेकिन सही मायने में ये एहसास तभी हकीकत बनता है जब हमारे साथ कोई अलौकिक या भूतिया घटना घटित होती है। तभी हम इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन तब कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसके बाद पछताने या डरने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता और रह जाती है सिर्फ कहानियाँ जो हम सुनते हैं, आप सुनते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। फिर उन कहानियों को सुनकर उनका मजाक उड़ाते हुए यही कहते हैं, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम होता है। तो उन्हीं कहानियों में से आज आपके सामने एक सच्ची भूताहा घटना सुनाने जा रहे हैं। शायद आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन कहानी है, बस सुनते रहिए। फूलमती, हाँ यही तो नाम था उस लड़की का। 17 वर्ष की फूलमती अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या, पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल फूलमती के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार पूरा टूट पड़ा था। फूलमती उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ही, खेत खलियान सब घुमाती थी। फूलमती बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटर गश्ती करती रहती थी। वो लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी बहुत आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले तो बताते हैं कि फूलमती ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। फूलमती से उसके हम उम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उजड़ू और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद ही नहीं करता था। हाँ, ये अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। फूलमती घर घर दोपहरिया में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा धोबरिया गढ़ही के किनारे था। इसी बगीचे में आम और महुए की पेड़ों की बहुत ही अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो फूलमती खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से जब तरबतर हो गई तो उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछा। पसीना पोंछने के बाद पता नहीं फूलमती को क्या सूझी कि उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में ही लेटे लेटे फूलमती का मन पंछी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सा सकुचाई, थोड़ा मुस्कुराई भी और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह करके ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा, पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं, पर खैर जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में ही करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी होगी। अभी फूलमती इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। फूलमती के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी।
बकरी गाय आदि चराने वाले लड़कियां लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगली पिरोते या सहलाते रहते थे और अंकलिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज फूलमती को यह आभास हो रहा था कि उंगली कुछ इस तरह पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां उसमें पिरो रहा है। आज फूलमती को एक अलग ही आनंद मिल रहा था जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी भी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी फूलमती मद मस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद सी आने लगी। शाम हो गई थी और फूलमती अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी। फूलमती, बेटी फूलमती, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तू निडर होकर सो रही है। फूलमती ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। फूलमती उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि फूलमती ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वो। अब वह पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से उसे अचानक कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला था। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी उठकर फूलमती फिर अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में, पत्तियों टहनियों से बात करती हवा में फूलमती को एक भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों के साथ खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में ही रही। फिर वह घर वापस आ गई। घर आने के बाद फूलमती पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में फूलमती का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर फूलमती एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्के से मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर से नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी फूलमती को लेटे 2 से 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में अंगुली फिर से पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस उंगलियों को पकड़ना चाहती थी। उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति कर रही थी। पर उसने जो ही अपने हाथ अपने सर पर ले गई वहां उसे कुछ नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कोई उंगलियां उसके बालों के साथ खेल रही हैं। फूलमती को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया। पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला था।
फिर भी बालों में उंगलियों के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर, वो उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं था। अब वह बगीचे के आसपास दौड़ लगाई, पर फिर से कोई भी नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचिक अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर से फूलमती सो न सकी। आजकल अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वह विवाह के योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, लेकिन कोई दूसरा सुंदर युवक है, जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों के साथ खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में कौन था कि जो भी है वो बहुत शर्मीला और साथ ही फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाता है कि दिखा ही नहीं। फूलमती के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास से भरी, रोमांचित करने वाली थी। अब तो जब तक फूलमती अपने बगीचे में जाकर 1 से 2 घंटे लेट नहीं जाती, तब तक उसका जी ही नहीं भरता था। फूलमती का अब प्रतिदिन बगीचे में आना जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हो गया था। एक ऐसा अनजाना ना समझ प्रेम जो फूलमती के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी वह हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा भी छाने लगा था। ऐसे समय में फूलमती को पता नहीं क्या सूझी कि वो अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चल दी। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अभी उसे उस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक ना सकी। खींचते हुए इस बगीचे में चली आई। 2 से 4 मिनट खड़ा रहने के बाद फूलमती थोड़ा तन गई। अपने हृदय को कठोर बनाकर मन ही मन बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान ना होकर भूत निकला तो। खैर, जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है। मैं अब इस दैवी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूं इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है? कैसी है उसकी दुनिया? यह सब सोचती हुई फूलमती अपनी साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुकराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही साथ सन्नाटा भी। हाँ, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठाती थी। रात को फूलमती अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से बिल्कुल कोसों दूर थी। एक अजीब सिहरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना भी आ रहा था। तभी अचानक उसके कमरे के जंगले से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में पड़ी इस डरावनी हवा से फूलमती थोड़ा सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थी। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू करने का प्रयास किया। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो,
बढ़ते दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है। मैं तेरा दीवाना, जलता परवाना हूं, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे ऐसा लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तर के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थित हो गई और कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे ऐसा लगा कि वहीं सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे। उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ ना कर सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे यह क्या? उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ कुर्सी सरकती हुई उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई थी। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके हाथों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी फूलमती ही थी जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक फूलमती को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़ जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा हो। फूलमती को लगा कि कहीं यह भी तो स्वप्न नहीं, पर वो तो जगी हुई थी। वह उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो फूलमती को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। फूलमती बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप से पूरी तरह से स्पष्ट हवा का रूप विराजमान था और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, फूलमती, तू सिर्फ मेरी है। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूं। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूंगा। वह आवाज आगे बोली, याद है पिछले जन्म में मैं भी तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। मैं वही हूँ, पर अब मैं बदल गया हूँ। भले मैं आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूँगा और अब उसे नफरत से नहीं प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर फूलमती एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी है पर मेरा है, मेरा प्रियतम। अब मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। अब देर न कर, अभी मेरी मांग से सिंदूर भर और मुझे अपना बना ले। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद फूलमती को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तर पर ही गिर गई। सुबह सुबह फूलमती के माता पिता फूलमती के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे थे, पर वह उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। फूलमती के माता पिता बहुत ही परेशान थे, क्योंकि उसके कमरे से कोई सुबुगाहट तक नहीं आ रही थी। आसपास के कुछ लोग भी जमा हो गए थे। सब चिल्ला चिल्ला कर फूलमती को जगाना चाहते थे, लेकिन फूलमती के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कस कर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी उसकी किल्ली निकल गई और धड़ाम से उसके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही फूलमती के माता पिता उसके बिस्तर की ओर भागे। आसपास में कई लोग भी थे। फूलमती के कमरे का पूरा हुलिया बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही फूलमती के बिस्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंघोरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर फूलमती नहीं,
कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर आधे मुंह लेटी हुई है। फूलमती की माँ ने देर न की और बिस्तरे पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे यह क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर फूलमती का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह फूलमती ही थी, एक नवविवाहिता की तरह सजी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैर में नए छागल भी आ गए थे। सर पर सोने का मंगटिक्का शोभा पा रहा था और उस मंगटिक्के के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही फूलमती अपने कमरे में आई थी, पर उसके कमरे में कौन ऐसे सजा गया? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था उससे ऐसा लग रहा था कोई 8-10 महिलाओं ने 2 से 4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। फूलमती के माता पिता परेशान थे। उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जू तक नहीं। फूलमती बिस्तरे से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता के पास आई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहिता हूँ। उसके बाद उसकी माँ कुछ बोल ना सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे थे। धीरे धीरे यह बात गांव क्या, पूरे जवार और जिले में फैल गई। लोग फूलमती के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने फूलमती से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना लिया था।